Welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is joint promisors. Basically we are discussing a chapter named Discharge of Contract, and I've told you beforehand that there are 4 modes or methods of discharging a contract. We have begun with first mode, which is by performance. It means you can discharge your contract, you can get rid of your contract merely by performing it. क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट इम्पोजेज सर्टन कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अपॉन द पार्टीज. तो जब आप अपनी राइट्स और ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर देते हो, सो मेयरली बाय परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट यू डिस्चार्ज इट. सो हम परफॉर्मेंस को रीड कर रहे हैं बिगिनिंग फ्रॉम सेक्शन 37 टू सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. We'll be discussing this first mode of discharge of contract. I've already made separate videos on section 38, 39, 40, 41 and 41, and today I've brought section 42 to 44 here for you. आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट प्रोमिसर्स के कॉन्सेप्ट को. सो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना राइट फ्रॉम सेक्शन 37 ताकि आपको ये वीडियोस समझ आए प्रॉपर्ली, क्योंकि हर एक वीडियो में पुरानी वीडियो की कोई ना कोई रेफरेंस और या फिर इलस्ट्रेशन जरूर यूज होती है गाइज. एंड गाइज, बिफोर वी मूव ऑन, if you're new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, please let me know in the comment section and do like all my videos. So guys, let's get started with the concept of joint promisors. सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे सेक्शन 42, 43 एंड 44. इन 3 सेक्शंस को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज ऑल दीज 3 सेक्शंस आर टू बी रेड टुगेदर सिंस दे डील विद अ सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स. गाइस, जॉइंट प्रोमिसर्स का मतलब क्या होता है? प्रोमिसर आपको पता है जो प्रॉमिस करता है, जिससे किया जाता है वो प्रॉमिस ही होता है. तो जॉइंट प्रोमिसर्स का मतलब है कि जब एक से ज़्यादा प्रोमिसर्स हैं, इट मीन्स जब ए बी सी 3 लोग, मोर देन 2 और 3 पीपल और एनी नंबर ऑफ पीपल व्हेन जॉइंटली प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर अ प्रॉमिसी, उसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोमिसर्स. तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशंस यूज करेंगे ए बी एंड सी. हम 3 लोगों को लेंगे एज अ जॉइंट प्रोमिसर अपोजिट टू अ प्रोमिसी विच इज डी. तो हम इन इस इलस्ट्रेशंस में इन 4 लोगों को यूज करेंगे. ए बी एंड सी हमारे प्रोमिसर्स रहेंगे हु हैपन टू बी जॉइंट प्रोमिसर्स, और हमारा प्रोमिसी रहेगा डी इन इलस्ट्रेशंस में जो हम रीड करेंगे टू अंडरस्टैंड दीज सेक्शंस. सो बिगिनिंग विद सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट डील्स विद डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज. गाइस, आपको पता है कि जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इट कॉन्फर्स राइट्स एंड इम्पोजेस लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस अपॉन ईच पार्टी. तो आपको पता है कि जब ए ने बी को कहा कि आई विल बी सेलिंग यू माई कार वर्थ 2 लाख रुपीज, तो वहाँ पे बोथ दीज पार्टीज हैव कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर. और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना चाहते हो बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस, सो अंडरस्टूड है कि यू हैव टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशंस. आपको अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, तभी आप उसको डिस्चार्ज कर पाओगे. यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस. तो आपके पास कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं. इट मीन्स जब आप जॉइंटली प्रॉमिस करते हो तो आपके पास जॉइंट लाइबिलिटीज होती हैं. तो यू जस्ट हैव टू डिवॉल्व इट. डिवॉल्व किस तरीके से करोगे? या तो यू योरसेल्फ हैव टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, या तो आपको अपनी लाइबिलिटीज, अपनी ऑब्लिगेशंस को खुद परफॉर्म करना है. In case of death of any one of these joint promisors, इनके legal representatives are bound to perform it. I'll be giving you an illustration और फिर हम इसको समझते हैं. Suppose A, B and C, there are 3 people और हम इनको क्या बोलेंगे? joint promisors. A, B and C are 3 joint promisors, opposite to a single promisee D. A, B और C 3 लोग हैं, ये joint promise करते हैं D को, and hence they become joint promisors that 3 of us will be giving you rupees 3000. हम आपको 3000 rupees देंगे. तो यानी कि joint promisors की liability है यहाँ पे कि they have to pay rupees 3000 to D. Now what happens is कि before these people pay, any one of them, say for example A, he dies. So what will happen? Automatically according to section 42 of the Indian Contract Act, इनका A का जो legal representative होगा, he will be bound by the contract. यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि A की डेथ हो जाएगी तो B and C will bear all the burden. नहीं, A के जो legal representatives होंगे they will automatically be bound along with B and C to pay rupees 3000 to D. And in case 2 of them dies, तो दोनों के legal representatives will be bound with the third survivor. Third survivor कोई भी हो सकता है जो बच चुका है, या फिर अगर तीनों की ही डेथ हो जाती है and before performance all the 3 people have died or they have become persons of insane mind, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे उनके legal representatives of all the 3 joint promisors will be bound to pay rupees 3000 to D. So simply section 42 हमें सिर्फ इतना बताता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में जब जॉइंटली पीपल दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इम्पोजेस सर्टेन लाइबिलिटीज अपॉन द प्रॉमिसर. प्रॉमिसर की कोई ना कोई लाइबिलिटी होती है.
तो उन लाइबिलिटीज़ को डिवॉल्व करना ज़रूरी है, पूरा करना ज़रूरी है, ताकि बाय परफॉर्मेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए. But what happens if any one of them dies और becomes a person of insane mind, जो नहीं समझ पा रहा कि उसको क्या करना है, यानी कि a person simply has become incapable of performing, तो automatically section 42 के अकॉर्डिंग उनके legal representatives will be bound with the remaining survivors. और अगर कोई भी survive नहीं करता उन तीनों में से before performance, तो तीनों के legal representatives will be bound to perform. तो इनकी liability क्या रहती है गाइस? joint liability होती है, क्योंकि joint promisors हैं तो इनकी liability भी क्या रहेगी? joint liability रहेगी. हर इंसान की liability रहेगी, अगर उनकी नहीं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लाइबिलिटी रहेगी, बिकॉज फाइनली एट द एंड ऑफ द डे दे हैव टू डिवॉल्व देयर लाइबिलिटीज. उनको अपनी लाइबिलिटीज को डिवॉल्व करना है, उनको नहीं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को करना है. बट आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा, हर एक सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. गाइस बहुत बार न्यूमरस टाइम्स में अपनी प्रीवियस वीडियोज में आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्ट्ररी इंटेंशन का मतलब होता है कि एक जनरल रूल होता है, जनरल रूल अदरवाइज फॉलो किया जाता है, बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था सामने वाली पार्टी के साथ, अगर आपने जनरल रूल से हटके कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तो वहाँ पे वही चीज़ फॉलो होगी और जनरल रूल फॉलो नहीं होगा. उसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी इंटेंशन. यानी कि जनरल रूल क्या बोलता है सेक्शन 42 का, कि या तो प्रोमिसर्स, जॉइंट प्रोमिसर्स देमसेल्व्स हैव टू परफॉर्म इट और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड इफ एनी वन ऑफ देम डाइज. बट ये एक जनरल रूल है. बट अगर इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी टर्म्स लिखी हैं जहाँ पे शायद ऐसा लिखा हो कि इफ़ एनी वन ऑफ देम डाइज, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट बी बाउंड. इंस्टेड जो दो लोग बच चुके हैं वो मिलके डी को 3000 रुपीज़ देंगे. तो अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्ररी टू जनरल रूल लिखा है तो वो चीज़ फॉलो होगी. इट मीन्स दिस प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी विल नॉट बी फॉलोड. सिंपली सिर्फ इसका इतना मतलब होता है, जनरल रूल से हट के अगर कुछ लिखे तो वही चीज़ फॉलो होगी और जनरल रूल फॉलो नहीं होगा. सो आई होप आपको सेक्शन 42 समझ आया गाइस. टॉकिंग अबाउट सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बोलता है कि एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म. अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो डी है जिसको 3000 रुपीज़ लेने हैं एज अ प्रोमिसी, अब उसकी मर्जी है, वो या तो तीनों से पैसे ले सकता है. देखो डी को मतलब सिर्फ 3000 रुपीज़ से है, उसको कौन देगा उसको फर्क नहीं पड़ता. ही वॉन्ट्स दोज 3000 रुपीज़ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. अब डी किसी एक इंसान को बोल सकता है, देखो वैसे तो क्या है कि ए, बी एंड सी दे हैव जॉइंट लाइबिलिटीज, उनको जॉइंटली डी को पैसा देना है, बट इनकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है. गाइस सेवरल का मतलब क्या होता है कि जॉइंट तो इनकी लाइबिलिटी होती है, आपको जॉइंटली पे करना है, बट सेवरल का मतलब होता है कि एनी वन ऑफ दीज 3 पीपल मे बी कंपेल्ड टू पे ₹3000. इट मीन्स ये डी की प्रोमिसी की मर्जी है, वो किसी एक इंसान को भी कंपेल कर सकता है कि तुम मुझे 3000 रुपीज़ दो. फॉर एग्जाम्पल डी ने सी को बोल दिया कि यू हैव टू पे मी ₹3000, तो यहाँ पे सी हैज़ टू पे ₹3000 टू डी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट. बट यस इसका मतलब ये नहीं है कि सी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता ए और बी से. सी जो है वो ए को भी कहेगा कि तुम मुझे 1000 रुपीज़ दो और बी को भी कहेगा कि तुम मुझे 1000 रुपीज़ दो. इट मीन्स यहाँ पे जो प्रोमिसी होता है, ही may compel any one of these joint promisors to perform the promise. अगर वो ऑब्वियसली ही हैज़ टू परफॉर्म इट. जब डी ने सी को बोल दिया कि मुझे तुमसे 3000 रुपीज़ चाहिए, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल. जॉइंट का मतलब सभी की इकट्ठी, सेवरल मतलब एनी वन ऑफ देम मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म. तो अगर डी ने सी को बोल दिया कि आपको मुझे 3000 रुपीज़ देने हैं, तो यहाँ पे सी को फॉर द टाइम बिंग पैसा देना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ए और बी से इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता. ही हैज़ अ लीगल राइट कि वो ए और बी से भी पैसा शेयरिंग में डलवाए कि तुम मुझे 1000 ईच दो, यानी कि उसको 2000 बन जाएगा. तो सी विल ऑल्सो बी नॉट एट अ पोजिशन जहाँ पे उसका लॉस होगा. सो आई होप आपको समझ आया. एंड गाइज ये हमने डिस्कस किया था जब हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लॉ ऑफ टॉर्ट्स में. अगर आपने मेरी टॉर्ट्स की प्लेलिस्ट को देखा हो, वीडियोस को देखा हो, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है वहाँ पे तो अपॉर्शनमेंट होती है, लेकिन कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस में क्या होती है, लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल. तो वहाँ पे भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया था कि सेवरल का मतलब होता क्या है. कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हम रीड करते हैं कि एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म. किसी एक को भी कहा जा सकता है कंपेल्ड टू परफॉर्म एंड दैट पर्सन हैज़ टू परफॉर्म इट. वो मना नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे भी लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल भी होती है. सो आई होप आपको ये समझ आया. नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स है, दीज आर रूल्स रिलेटेड टू सेक्शन 43. बहुत ईजी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. विच इज ईच प्रोमिसर मे कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन. अब अगर सी ने डी को 3000 रुपीज़ दे दिए फ्रॉम हिज ओन पॉकेट फॉर द टाइम बिंग, अब यहाँ पे ईच प्रोमिसर, इट मीन्स सी
ही मे कंपेल इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो ए और बी को कंपेल कर सकता है कि आपको भी मुझे इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। इट मीन्स 1000 रुपीज़ तुम दोनों मुझे दो ताकि मेरा भी लॉस ना हो, एंड ही कैन लीगली डू दैट, वो कर सकता है। अगर अब यहाँ पे गाइस एक और सिचुएशन आती है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एनी वन ऑफ देम बिकम्स इनकेपेबल ऑफ पेइंग। सपोज ए है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, ए हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखो सी ने डी को 3000 रुपीज़ दे दिए, अब यहाँ पे ए बिल्कुल पैसे पे नहीं कर सकता बिकॉज ही हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लॉस है अल्टीमेटली वो बी और सी को ही बियर करना होगा, दोनों को 1500 ईच कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो डी किसी एक इंसान को कंपेल कर सकता है टू कंट्रीब्यूट, एक इंसान को कंपेल कर सकता है टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस कि तुम जॉइंट प्रॉमिसर्स हो बट क्योंकि योर लायबिलिटी इज सेवरल ऑल्सो तो आप मुझे पैसा दो। सी फॉर द टाइम बिंग दे देगा, लेकिन सी कैन कंपेल इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से इक्वली वो ले सकता है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि ए के पास तो पैसा है ही नहीं देने के लिए, ही हैज़ बिकम कम्प्लीटली इंसॉल्वेंट, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है ए को कि वो पैसा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्टीज हैं यानी कि बी एंड सी, दे हैव टू बियर ऑल द बर्डन ऑफ दिस जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी का जो बर्डन है वो दोनों को इक्वली बियर करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे इनको 1500 ईच कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा क्योंकि ए हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ पेइंग एनी मनी। बट एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि ए पूरी अमाउंट नहीं दे सकता बट ए के पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो हाफ ऑफ दिस अमाउंट दे सकते हैं। इट मीन्स ए को वैसे तो 1000 रुपीज़ देने थे, ठीक है, एक जगह तो वो बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट हो चुका है, वो नहीं दे सकता, तो बी एंड सी हैज़ टू बियर द बर्डन, 1500 ईच कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि ए कंप्लीटली इंसॉल्वेंट तो नहीं हुआ बट ना ही वो पूरे पैसे देने के लायक है। ए के पास कुछ ऐसी एसेट्स हैं विच आर वर्थ 500 रुपीज़, 500 रुपये वो दे सकता है। तो सी क्या करेगा, ए से जितना वो दे सकता है उतना तो एटलीस्ट वो लेगा, 500 रुपीज़ वो लेगा, और फिर अल्टीमेटली 500 रुपीज़ का बैलेंस बच चुका है जो बी और सी को इक्वली शेयर आउट करना है, 250 रुपीज़ ईच उनको फिर अपने आप से देने होंगे। यानी कि या तो तीनों 1000 ईच कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर ए इंसॉल्वेंट है वो बिल्कुल नहीं दे सकता तो इनको 500 ईच एक दूसरे को, सी को भी 500 पे करने हैं, बी को भी 1500 ईच इनको देने हैं। बट अगर आप कहो कि ए कम्प्लीटली भी इंसॉल्वेंट नहीं है और पूरी अमाउंट भी नहीं दे सकता, वो हाफ ऑफ दैट पेमेंट दे सकता है 500, तो 500 सी जो है वो ए से ले लेगा और रिमेनिंग 500 को वो बी और सी शेयर करेंगे। इज इट? सो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट समझ आया। तो ये दो पॉइंट्स वही हैं, पहले लिखा है कि ईच प्रॉमिसर मे कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन, सी ए को कंपेल कर सकता है और बी को भी कि आपको मुझे 1000 ईच देने हैं, ही कैन कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। बट नेक्स्ट पॉइंट है कि शेयरिंग ऑफ लॉस, आपको लॉस शेयर करना है जितना भी है, 500 का है तो 250 ईच, पूरे 1000 रुपीज़ का है तो 500 ईच, तो यू हैव टू शेयर दैट लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन। डिफॉल्ट किसके पार्ट पे हुआ? ए के पार्ट पे, ही वॉज अनेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट ₹1000 और 500, तो जितनी भी उसने डिफॉल्ट करी है कॉन्ट्रीब्यूशन में उसका जो लॉस है वो पार्टीज को शेयर आउट करना होगा। सो आई होप गाइस आपको सेक्शन 43 क्लियरली समझ आया। अब गाइस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो ये सेक्शन 43 है इसमें ऐसा लिखा है कि जो हमारा प्रॉमिस ही है, ही में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, किसी भी एक इंसान को वो लाइबल ठहरा सकता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेवरल लाइबिलिटी को वो यूज़ करते हुए किसी भी एक इंसान को बोल सकते हैं कि आप मुझे पैसा दो। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हिज क्लेम इज नॉट सेटिस्फाइड। डी ने सी को बोल तो दिया कि आप मुझे 3000 रुपीज़ दो, बट सी के पास 3000 रुपीज़ नहीं है क्योंकि सी को तो लगा कि मुझे तो अल्टीमेटली 1000 रुपीज़ पे करने हैं, तो मान लिया कि सी के पास सिर्फ 2000 रुपीज़ थे क्योंकि सी को नहीं पता था कि डी उसको ही लायबल कहेगा कि मुझे सारे पैसे आप ही पे करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन सी, ही इज अनेबल टू सेटिस्फाई डीज क्लेम, डी का पूरा क्लेम वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या डी सब्सिक्वेंट केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट दीज जॉइंट प्रॉमिसर्स कि मैं किसी और से पैसा ले लूँ? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना गाइज, इट इज़ क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल इन इंडिया। इंडिया में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट गाइज बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैं, मेजॉरिटी हाई कोर्ट्स, जो ये बोलते हैं कि देयर शुड बी नो बार, डी को नहीं रोक सकता कोई भी हमारा सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, देयर शुड बी नो बार टू दिस पर्सन डी फॉर फाइलिंग अ सब्सिक्वेंट सेकेंड सूट, दूसरा सूट फाइल करने से उसको नहीं कोई रोक सकता। और अगर एक इंसान जिसको उसने चूज किया था टू पे हिम ₹3000, इफ दिस पर्सन इज अनेबल टू सेटिस्फाई डीज क्लेम फॉर ₹3000, सो दिस पर्सन इज केपेबल कि वो किसी और को स्यू कर सकता है, जो रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं अब उनको स्यू करेगा और उनसे रुपीज़ जितने भी बाकी हैं वो ले सकता है। इट मीन्स if a person's or a promisee's D's claim is not satisfied,
तो ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू फाइल अ लॉसूट, सब्सिक्वेंट लॉसूट अगेंस्ट अदर जॉइंट प्रोमिसर्स ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जस्ट बिकॉज डी ने सी को चूज कर लिया एंड सी वॉज अनेबल टू सेटिस्फाई हिज क्लेम, इसका मतलब ये नहीं है कि अब डी किसी और को नहीं चूज कर सकता, क्योंकि अब आप ये देखो कि इनकी लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। गाइस इसका मतलब क्या है, जॉइंट मतलब सभी की है, तो सिर्फ सी की थोड़ी थी, ए और बी की भी लाइबिलिटी थी। अगर सी नहीं पे कर सकता तो ऑब्वियसली दोज टू पीपल आर बाउंड कि वो पैसा देंगे। मोरओवर इट इज सेवरल ऑल्सो। सेवरल का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक बार आपने सी को स्यू किया, एक बार आपने सी से पैसा मांगा तो आप किसी और से नहीं मांग सकते। जॉइंट एंड सेवरल जो लाइबिलिटी होती है, जस्ट बिकॉज यू हैव यूज्ड इट वंस, आपने सी से मांग लिया, जस्ट बिकॉज यू हैव यूज्ड दैट प्रिंसिपल वन, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो प्रिंसिपल ही खत्म हो गई। इट इज जॉइंट एंड सेवरल, आप जितनी मर्जी बार जिस मर्जी से मांग सकते हो अनटिल एंड अनलेस योर क्लेम इज सेटिस्फाइड। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि प्रिंसिपल जॉइंट एंड सेवरल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वंस यू हैव यूज्ड इट अगेंस्ट वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स कि इट इज एक्सटिंग्विश्ड, इसका मतलब ये नहीं है। यू कैन फाइल सब्सिक्वेंट लॉसूट्स ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, ऑन अदर जॉइंट प्रोमिसर्स ऑल्सो, अगेंस्ट अदर जॉइंट प्रोमिसर्स ऑल्सो, और आप अपने क्लेम को सेटिस्फाई कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको समझ आया। नाउ विल बी डिस्कसिंग एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43। एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है कि व्हाट पेमेंट मेड बाय श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसर प्रिंसिपल। कई बार क्या होता है, आपको पता है कि ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, गारंटी में मैंने आपको बताया बहुत बार, जब हमने अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जहाँ पे हमने रीड किया था कि गारंटी क्या होती है। तो गारंटी में क्या होता है कि देयर आर 3 पीपल, हमेशा 3 लोग होंगे। तो प्रिंसिपल की एक श्योरिटी होती है। अगर एक श्योरिटी ने, श्योरिटी मतलब ये होता है कि कल को प्रिंसिपल पैसा नहीं देता तो प्रिंसिपल की बजाय मैं आपको पैसा दूंगा, आई एम स्टैंडिंग एज अ श्योरिटी फॉर हिम। तो इट मीन्स उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, सपोज ए, बी एंड सी, देयर आर 3 पीपल, दे आर जॉइंट प्रोमिसर्स एंड दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद डी टू पे ₹3000। अब यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर एक्चुअली श्योरिटीज फॉर सी। एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट सी और डी के बीच में, जहाँ पे सी डी को बोलते हैं कि आई विल बी पेइंग यू ₹3000। इन केस में नहीं पे करूंगा तो यू कैन स्यू माई श्योरिटीज, तो मेरी श्योरिटीज से क्लेम कर सकते हो ए और बी दोनों से। अब यहाँ पे क्या हुआ, सी ने सच में पैसा नहीं दिया, यानी कि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो यहाँ पे डी क्या करेगा, सी के जो श्योरिटी है, सी इज द प्रिंसिपल इन दिस केस, प्रिंसिपल की जो श्योरिटी है जिसने गारंटी ली थी कि सी आपको पैसा देगा, नहीं देगा तो हम देंगे, तो क्योंकि सी ने पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे डी क्या करेगा, ए और बी से क्लेम करेगा। तो इट मीन्स अब यहाँ पे क्या है, ए और बी ने एक बार के लिए तो पैसा दे दिया 1500 ईच, क्योंकि सी ने क्या करना था, डी को ₹3000 देने थे, तो ए और बी क्या करेंगे 1500 ईच दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करके पूरा करके डी को पैसा दे देंगे। बट यहाँ पे नाउ देर इज नो बार, ए और बी उनको उनके पास 100% लाइबिलिटी है एज अ श्योरिटी कि वो अपने प्रिंसिपल से उस अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्लियरली लिखा है कि पेमेंट मेड बाय श्योरिटी, अगर ए और बी ने, एक भी हो सकती है जॉइंट भी हो सकती है, को श्योरिटीज, जब अब जैसे अब यहाँ पे गाइस ए और बी 2 लोग हैं ना, तो उनको हम को श्योरिटी बोलते हैं जब एक से ज़्यादा श्योरिटीज होती हैं। इज इट, को श्योरिटीज के कॉन्सेप्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, बट उसको हम को श्योरिटीज बोलते हैं। सो पेमेंट मेड बाय को श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, अगर सी के बिहाफ पे को श्योरिटीज ने या श्योरिटी ने पेमेंट दी थी, सो यहाँ पे देर 100% एट लिबर्टी कि वो अब को श्योरिटीज या श्योरिटी अपने प्रिंसिपल से वो अमाउंट ₹3000 ले सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्लियरली बोलते कि देर इज नथिंग इन दिस सेक्शन 43 और यू नो जॉइंट प्रोमिसर्स के टॉपिक में ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है विच शैल बार दीज श्योरिटीज फ्रॉम रिकवरिंग an amount which they have paid on behalf of their principal। और वाइसा वर्सा भी होता है, अगर प्रिंसिपल ने अपनी श्योरिटी के बिहाफ पे कोई अमाउंट दी है तो वो श्योरिटी से क्लेम कर सकता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है इलस्ट्रेशंस के साथ। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 44, बहुत ईजी है। सेक्शन 44 बोलता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स। गाइस आपको पता है कि जॉइंट प्रोमिसर्स हैं ए बी सी, 3 जॉइंट प्रोमिसर्स हैं। अब जैसे 43 में, सेक्शन 43 में यू नो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज, जो डी है वो किसी भी एक इंसान को लाइबल ठहरा सकता है, वो किसी भी एक इंसान को बोल सकता है कि आप मुझे 100% अमाउंट दो, बाद में आप अपने जॉइंट प्रोमिसर से लेते रहना, दैट इज नॉट माई मैटर। जैसे वो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 43 ही कैन कंपेल एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स टू यू नो पे हिम द अमाउंट। उसी तरीके से सेक्शन 44 में ही कैन रिलीज ऑल्सो एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर्स। इट मीन्स जो डी है वो बोल सकता है कि सी तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, माई कॉन्ट्रैक्ट इज विद ए एंड बी, इनको मुझे ₹3000 देने हैं। दो इनिशियली ये तीनों जॉइंट प्रोमिसर्स थे ए बी सी, तीनों को 1000 ईच कॉन्ट्रीब्यूट करके ही डी को पैसा देना था,
बट जिस तरीके से डी किसी एक को बोल सकता है कि सारी अमाउंट तुम ही मुझे पे करोगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 43, उसी तरीके से सेक्शन 44 में प्रोमिसी के पास एक और भी राइट है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज भी कर सकता है। अब डी बोल सकते हैं कि सी यू आर आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, अभी मुझे जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ ए और बी पे करेंगे, जैसे मर्जी करें। अब करेंगे कैसे, वो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे 1500 ईच, दोनों को क्लबिंग करके डी को देना है। तो इट मीन्स ना व्हाट इज द इफेक्ट, अब इसका इफेक्ट क्या है कि अगर डी ने सी को निकाल दिया तो उसका इफेक्ट ये रहेगा कि जस्ट बिकॉज डी हैज रिलीज्ड सी, ठीक है, फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीन कि बाकी दो लोग भी डिस्चार्ज हो चुके हैं, नहीं, दे आर स्टिल बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। सो इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर ये रहता है कि दो वन जॉइंट प्रोमिसर सी हैज बीन रिलीज्ड, बट उसका इफेक्ट ये है कि इट डज नॉट मीन कि ए एंड बी आर ऑल्सो डिस्चार्ज्ड फ्रॉम देयर लायबिलिटी, दे आर स्टिल बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, उनको पैसा डी को देना है। मोर ओवर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे कि जो सी है, इसका मतलब ये नहीं है कि डी ने अगर सी को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया उसकी खुद की मर्जी से, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज अदर जॉइंट प्रोमिसर्स इज एक्सटिंग्विश्ड, नहीं। तो आपको समझ आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है कि पहली बात तो अगर सी कॉन्ट्रैक्ट से निकल चुका है डी की मर्जी के कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में भी खत्म हो चुका है एंड दे आर कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड, नो, अभी भी दे आर बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट टू डी, उनको डी को पैसा देना है। अब यहाँ पे सी तो निकल चुका है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी सी को स्यू नहीं कर सकते। ए और बी सी को कहेंगे कि तुम्हारा 1000 रुपीज़ है, तुम 500 बी को दो, 500 ए को दो, क्योंकि उन्होंने 500 एक्स्ट्रा पे किया, अदरवाइज उन्होंने 1000 पे करना था। जब सी निकल गया तो उनको 1500 पे करना पड़ा। तो यहाँ पे ना तो ए और बी डिस्चार्ज हुए, दे आर बाउंड। और उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज सी कॉन्ट्रैक्ट में से निकल चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि सी इज एक्सटिंग्विश्ड फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज जॉइंट प्रोमिसर्स। तो नो, ही इज स्टिल बाउंड, अभी भी जो सी है ही इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू हिज जॉइंट प्रोमिसर्स, उसको अभी भी कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा। सो आई होप गाइस आपको समझ आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, जॉइंट प्रोमिसर्स क्या होते हैं और कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं विद रिगार्ड्स टू जॉइंट प्रोमिसर्स अंडर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर डिस्चार्जिंग इट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस। आई होप आप समझो किस तरीके से दे आर परफॉर्मिंग इट एंड दे आर डिस्चार्जिंग देयर कॉन्ट्रैक्ट, दे आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट, उसको खत्म करने की कोशिश में है। सो आई होप गाइज आपको सेक्शन 42, 43 एंड 44 समझ आया। In my upcoming video guys, I'll be coming up with section 45 of the Indian Contract Act which deals with joint promises. It means next section is going to be a reverse of this concept. अभी हमने joint promisors को read किया, उसमें हम joint promises को read करेंगे and that is going to be an interesting section too. So thank you so much guys. Stay tuned for more videos. Take care, keep learning, stay safe and bye bye.